नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने आते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है और वो टॉपिक है कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता। ठीक है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस पूरे सेशन को आप बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से देखिए और निश्चित रूप से इस टॉपिक से अगर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आज के इस सेशन में होंगे दोस्तों। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड को हम जो है कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी कम्युनल अवार्ड को हम जानते हैं। और यह सांप्रदायिक पंचायत जो है वो जारी किया गया था किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड, रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, तो यह कम्युनल अवार्ड जो है, ये सांप्रदायिक पंचायत जो है दोस्तों, यह जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की जो नीति थी उसकी चरम परिणति के रूप में इसे हम मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो 1909 से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति पे चलना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जो परिकल्पना की गई थी और जिसे जो है रूप दिया गया था कहाँ? सबसे पहले 1909 ईस्वी के अधिनियम में। ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो वही आगे बढ़ते हुए कम्युनल अवार्ड तक आते आते 1930-32 तक आते आते जो है अपनी चरम परिणति पे जो है यह विभाजनकारी नीति जो अंग्रेजों की थी यह पहुंची दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। और कम्युनल अवार्ड के बाद ही पूना समझौता हुआ था, तो ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जोड़ के अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये अत्यधिक रोचक भी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। यह कम्युनल अवार्ड जो है दोस्तों, इसे कब जारी किया गया था? इसे 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 16 अगस्त 1932। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत जो है इसे कब जारी किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय पे थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को पहली बार जो है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत को जो है जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यह जो सांप्रदायिक पंचायत था, कम्युनल अवार्ड था, ठीक है ना, इसको आधार कहाँ से मिला? यह लोथियन समिति के रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों। ठीक है ना, यह लोथियन समिति के रिपोर्ट पर आधारित था यह सांप्रदायिक पंचायत। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किस समिति के रिपोर्ट पर आधारित था? लोथियन समिति के रिपोर्ट पर आधारित था सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, जिसे 16 अगस्त 1932 को जो है पहली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस सांप्रदायिक पंचायत के अंदर जो है जो इसके प्रमुख बिंदु थे वो क्या थे, क्योंकि परीक्षा में सवाल वहीं से आपको पूछे जाएंगे। इस सांप्रदायिक पंचायत में दोस्तों दलित वर्गों को आधिकारिक तौर पे जो है एक सांप्रदायिक मतदाता समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना, एक सांप्रदायिक मतदाता समूह के रूप में दलित वर्ग को पहली बार जो है आधिकारिक तौर पे जो है घोषित किया गया था। इनको इस तरह की पहचान दी गई थी और अछूतता को जो है आधार बना करके इसे क्या किया गया था? कानूनी रूप दिया गया था, इसे सही ठहराया गया था और अछूतता के आधार पर ही जो है इसे परिभाषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार दलितों को सांप्रदायिक मतदाता समूह के रूप में कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो है स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, मतलब माना गया था आधिकारिक रूप से। ठीक है, और आधार क्या था? अछूतता। ठीक है,
उसके बाद इसके जो एक दूसरे जिस पे सबसे अधिक बवाल हुआ था वो क्या था, जो दूसरा इसका प्रावधान था वो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा वोट का प्रणाली। दोहरी वोट की प्रणाली, मतदान की प्रणाली और पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाली बात जो थी, इसी वजह से इतना बवाल जो है वो मचा था दोस्तों। इसमें क्या गया था, इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो दे दिए गए थे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित ही मतदान कर सकते थे, ठीक है ना। और इसके साथ ही हमने क्या बोला कि जो दोहरा मतदान की व्यवस्था थी वो भी कर दी गई थी इसमें। तो मतलब जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे दलितों के लिए, वहाँ तो दलित वोट डालेंगे ही, इसके साथ ही जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी जो है उनके पास क्या था, मतदान का अधिकार था दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो है वह कब किया गया, 1932 में किया गया। किस प्रकार किया गया, कहाँ से, उसको सोर्स कहाँ से हुआ, तो कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो है आधिकारिक रूप से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है मान्यता दी गई और घोषणा की गई दोस्तों। इसके साथ ही जो है प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। दलितों के साथ साथ जो है मुसलमानों, सिखों, यूरोपीय लोगों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और मराठों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई दोस्तों, उनके लिए प्रावधान किए गए। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मराठों को छोड़ के अन्य को, मतलब मुसलमान, सिख, यूरोपीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन जो थे, इनको तो पूरे भारत में इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मराठों को जो है सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ही जो है इस तरह की व्यवस्था प्राप्त हुई थी। मराठों को कहाँ पे, सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुसलमानों को उन क्षेत्रों में भी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया गया जहाँ पे वो अल्पसंख्यक थे। जिसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा ऐसे प्रांत थे जहाँ पे मुसलमानों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व जो है मिला। क्यों? क्योंकि बताया गया कि यहाँ पे मुसलमान क्या है, अल्पसंख्यक हैं, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत जो है महिला आरक्षण के लिए क्या प्रावधान थे। तो संयुक्त प्रांत जो था, अब NWFP जो था, इस क्षेत्र को छोड़ के जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था, यहाँ इस स्थान को जो छोड़ के, इस प्रांत को छोड़ के बाकी सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कितनी की गई थी? 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे श्रमिकों के लिए, जमींदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, खनन करने वाले लोगों के लिए, बागान मालिकों के लिए जो है विशेष सीटों का भी आवंटन किया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जो इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत शामिल किए गए थे वह क्या, कि पंजाब में कुल सीटें कितनी थी? 175। इस 175 सीटों में से 32 सीटें जो हैं वह सिखों के लिए आरक्षित थी, ठीक है ना। कितना? 175 सीट कुल थी। इस 175 सीट में से 32 सीट जो है किसके लिए? सिख समुदाय के लिए जो है आरक्षित कर दी गई थी। और ये 32 सीटों जो कुल आबादी थी वहाँ पे पंजाब प्रांत के अंदर, वो कितनी थी? 13.2%। 13.2% आबादी थी कुल। 13.2% कुल आबादी थी दोस्तों सिखों की। उनको 175 सीटों में से जो है 32 सीटें जो है उनके लिए पंजाब विधानसभा में आरक्षित कर दी गई दोस्तों। तो ये प्रमुख प्रावधान थे जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो जारी किया गया था सांप्रदायिक पंचायत, उसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। अब इसी की परिणति जो है, इसी का परिणाम जो है वो क्या है? पूना समझौता। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो तो इस पूना समझौता की तिथि को लेकर के ही है। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को
पूना समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये पूना समझौता जो है, इनमें जो दो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? एक तरफ थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक तरफ थे महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक पंचायत के कम्युनल अवार्ड से जो है सहमत नहीं थे, उसके पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो है आमरण अनशन की धमकी भी दी थी, कई बार दी थी। सबसे पहले तो जो सचिव थे इंग्लैंड में, जो भारत सचिव थे, उनको जो है महात्मा गांधी ने पत्र भी लिखा था। फिर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को भी चेतावनी पत्र उन्होंने जारी किया था। ठीक है ना, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जो है आमरण अनशन की धमकी दे डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि यह पूना समझौता कहाँ पे साइन हुआ था, हस्ताक्षरित कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये यरवदा जेल में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल में। ये यरवदा जेल जो है ये कहाँ पे है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में ये यरवदा जेल है दोस्तों। ठीक है, यरवदा जेल। और यह जेल जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जेल है। सुरक्षा की दृष्टि से यह जेल जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी अति सुरक्षित माना जाता था। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो उनको इसी यरवदा जेल में जो है ला करके रखा जाता था दोस्तों। महात्मा गांधी तो यरवदा जेल कई बार आते जाते रहते थे अपने विभिन्न आंदोलनों के दौरान। ठीक है ना, तो इस समय भी जब पूना समझौता 1932 में होने वाला था, इस समय भी महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उन्होंने आह्वान किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जनवरी में जो है जनवरी महीने में जनवरी 1932 में जो है यरवदा जेल में उनको गिरफ्तार करके लाया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यरवदा जेल कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसे ध्यान रखेंगे। और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने भी प्रमुख नेता थे तो उनको अक्सर गिरफ्तार करके यरवदा जेल में ला करके रखा जाता था, और अंग्रेजों के द्वारा इस जेल को जो है अति सुरक्षित जेल माना जाता था दोस्तों। ठीक है ना, तो यरवदा जेल में ही यह पूना समझौता साइन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के बीच। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अभी हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी इस पे हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए थे। जितने भी सदस्य हस्ताक्षर किए थे, प्रमुख सदस्य, हम उनकी भी बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि यरवदा जेल में जो है साइन हुआ था यह पूना समझौता। ठीक है, एक पक्ष में जो हिंदू समुदाय के लोग थे और महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरे पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है यरवदा जेल में ही कम्युनल अवार्ड के विरोध में जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया था दोस्तों। सबसे पहले महात्मा गांधी ने मार्च 1932 में जो है महात्मा गांधी ने जो भारत सचिव थे सर सैमुअल होर को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था इससे संबंधित पत्र की भाई किसी भी हाल में हम जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया दी नहीं गई। फिर महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को जो है चेतावनी भरा पत्र लिखा था कि अगर सांप्रदायिक पंचायत तुमने लागू किया तो हम आमरण अनशन करेंगे। ठीक है ना, उस समय भी मैकडोनाल्ड ने कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है ना, उसके बाद महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन शुरू किया। यह आमरण अनशन कब शुरू किया दोस्तों? ये आमरण अनशन 20 सितंबर को शुरू किया। कब शुरू किया? 20 सितंबर को। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने
यरबदा जेल में सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और जब उनके आमरण अनशन शुरू करने के 4 दिन हुए, मतलब 24 सितंबर 1932 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। अब लोग डरते थे ना, क्योंकि ये तो राष्ट्रव्यापी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन के गार्जियन थे महात्मा गांधी। और अगर उन्होंने ही आमरण अनशन कर लिया, क्योंकि स्वभाव से महात्मा गांधी जिद्दी भी थे, अड़ जाते थे अपनी बातों पे, कई बार अड़ चुके थे। तो अब लोगों को लगा कि अरे भाई, अगर पुनः समझौता नहीं करोगे तो क्या पता ये लगातार अपने अनशन को जारी ही रखेंगे। ठीक है ना। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसमें अंबेडकर जी के बातों को जो है, जो दलित के प्रतिनिधित्व की बात थी, उसको भी समायोजित किया गया। और उसके आधार पे जो है यह पूना समझौता जो है क्या हुआ, हस्ताक्षरित हुआ दोस्तों। ठीक है। और इस पूना समझौता के द्वारा जो है क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को क्या किया गया, स्वीकार किया गया दोस्तों। पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी कम्युनल अवार्ड के द्वारा, उसे अंबेडकर जी ने समाप्त घोषित कर दिया, मतलब स्वीकार कर लिया उस चीज को। और दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था को जो है अंबेडकर साहब ने स्वीकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन अंबेडकर साहब भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दलितों के हित में उन्होंने बहुत काम किया था। तो ये जो संयुक्त निर्वाचन की बात है, ये अंबेडकर जी की हार नहीं थी दोस्तों, ये एक तरीका था। समस्या, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उसको समाधान के लिए जो है कई सारे डायमेंशंस पे विचार किए जाते हैं। तो उसी में जो है एक अलग तरीके से रास्ता निकाला गया। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या था, अंबेडकर साहब यही चाहते थे कि दलितों को प्रतिनिधित्व मिले, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो क्या होगा, उनका विकास होगा। ठीक है ना। और महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ तो थे नहीं। ठीक है ना। भारत देश भी इसके खिलाफ नहीं था। तो इसलिए जो है यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ था दोस्तों। अब इसके प्रावधानों को भी हम जानेंगे कि इसमें क्या कुछ हुआ और अंबेडकर साहब किस प्रकार सहमत हो गए थे, अभी आपको पता चलेगा। इस पुनः समझौते के तहत जो है, जो कम्युनल अवार्ड के तहत जो है दलितों के लिए कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी, 71 सीटों की व्यवस्था की गई थी कम्युनल अवार्ड के अंदर दलितों के लिए। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल जो है पूछे जाते हैं। कितने सीट? 71 सीट कम्युनल अवार्ड के अंदर जो है रिजर्व किए गए थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलित समुदाय के सदस्यों के लिए। ठीक है। लेकिन इस पूना समझौता में उसे बढ़ा के लगभग 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, कितना? लगभग 2 गुना। यह सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। वो संख्या क्या थी? पहले 71 था, अब उसे बढ़ा के लगभग 2 गुना, मतलब 147-48 कर दी गई। कुछ स्रोतों में जो है 147 बताया जाता है और कुछ स्रोतों में 148 बताया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इस 147-48 में और ये 71 में। ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 71 सीट कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो है अंग्रेजों के द्वारा उसके सांप्रदायिक पंचायत में शामिल किया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात मानी गई थी दलित समुदाय के लोगों के लिए। और पूना समझौता के तहत जो है उस सीट की संख्या को बढ़ा करके लगभग 2 गुना करके 71 से बढ़ा करके 147-48 कर दिया गया था दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके साथ जो है, ये तो हमने प्रांतीय विधानमंडल की बात की कि प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 147-48 कर दी गई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह व्यवस्था प्रांतीय विधानमंडलों के लिए थी दोस्तों। प्रांतीय विधान मंडलों के लिए यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अब इसके साथ ही केंद्रीय विधानमंडल की बात करते हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल में भी जो है दोस्तों दलित वर्गों के लिए 18% सीटें
आरक्षित करने की सिफारिश की गई इस पूना समझौता के द्वारा। कितनी? 18%। ठीक है, कहाँ पे? केंद्रीय विधानमंडल में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे ही जाते हैं, आपको यहाँ से निरंतर सवाल मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रांतीय वाले स्टेटमेंट में प्रांतीय विधानमंडल के बारे में स्टेटमेंट दे देगा और संख्या हो सकता है कुछ बना के केंद्रीय विधानमंडल का दे दे या परसेंटेज उल्टा करके पूछ लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। केंद्रीय विधानमंडल में कितना? 18% सीट आरक्षित किया गया और प्रांतीय विधानमंडल में कितना? 71 से बढ़ा करके, जो अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड में दिया था 71, उसे बढ़ा करके 147-48 कर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जो और महत्वपूर्ण बात, अभी हमने क्या कहा कि अंबेडकर साहब दलितों के हित से समझौता नहीं कर सकते थे और महात्मा गांधी और पूरा देश भी चाहता था कि दलितों का उत्थान हो। ठीक है ना, तो इसलिए एक व्यवस्था की गई। व्यवस्था क्या थी? वहाँ तो पृथक निर्वाचन मंडल जो था कम्युनल अवार्ड का, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीक बात है। ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी गई थी, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो व्यवस्था निकाली गई, जिसे पूना समझौता के अंदर जो है जिस प्रावधान को शामिल किया गया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसे समझने का प्रयास करिए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को हटाने पर तो जो है सहमत हो गए अम्बेडकर जी, लेकिन वो किस प्रकार कैसे सहमत हुए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को हटा के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की जो है बात हो गई, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों क्या किया गया? एक व्यवस्था बनाई गई, एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई गई। वो क्या? वह यह था कि आरक्षित सीटों के लिए जो दलित मतदाता हैं वो क्या करेंगे? एक 4 उम्मीदवारों का पैनल चुनेंगे। कितने का? एक 4 उम्मीदवारों का जो है पैनल तैयार करेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक लेयर बन गया, लेयर बन गया एक। ठीक है, इसके बाद जो है ये लेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा, यहाँ पे कितने दलित मतदाता जो थे, ये 4 लोगों को अपने समुदाय से उस क्षेत्र से संबंधित जो है 4 लोगों का नाम फाइनल करते थे, चुनते थे। और उन 4 लोगों का जो चुनाव होता था वो कहाँ से होता था? संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा अंतिम रूप से उनका चुनाव किया जाता था। ये बहुत बारीक बात है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इन 4 को फिर क्या होता था? संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है दोबारा से चुना जाता था। तो क्या हुआ? अब निश्चित रूप से जो उम्मीदवार ही 4 पैनल में आए हैं और उसको दलित समुदाय के लोगों ने ही अपने बीच से चुना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? लोकतंत्र भी तो हुआ कि अपने बीच से ही वो 4 सदस्यों को चुन रहे हैं। ठीक है, वरीयता के आधार पे कि अरे ये उम्मीदवार बहुत बढ़िया है, ये उससे बढ़िया है, ये उससे बढ़िया और ये उससे भी बढ़िया है। ठीक है ना, 4 उम्मीदवारों की सूची फाइनल करते थे। उसके बाद चूंकि वो दलित समुदाय के लोगों के द्वारा ही चुने जाते थे 4 सदस्य जो थे वो पैनल के सदस्य, और इन 4 को जो है सेकेंड स्टेप में जो है क्या किया जाता था? संयुक्त निर्वाचन के द्वारा चुन लिया जाता था। ठीक है ना, अब समझ रहे होंगे कि क्यों अंबेडकर जी ने पूना समझौता के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो पूना समझौता हुआ था तो महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करके पूना समझौता के सबसे बड़े नेता थे, जो वो चाहते थे कि पूना समझौता हो अंबेडकर जी के साथ। ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में यह सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे कि पूना समझौता पे महात्मा गांधी ने खुद साइन नहीं किया था। पूना समझौते पे जो हस्ताक्षर किए गए थे तो उसमें एक पक्ष के दलित समुदाय की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है साइन किया था, और हिंदू पक्ष की ओर से जो है मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। मदन मोहन मालवीय के साथ कुछ अन्य प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं की अगर हम बात करें तो पीएन राजभोज, सी राजगोपालाचारी, एमआर जयकर और घनश्याम दास बिरला। ये 4 लोग जो थे, कौन कौन? पीएन राजभोज, सी राजगोपालाचारी,
MR जयकर और घनश्याम दास बिरला, ये 4 लोग जो थे ये मदन मोहन मालवीय के साथ हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल थे दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ ले, क्योंकि डेट तो बहुत बार पूछ चुका है कमीशन, क्या पता अंदर अगर घुस जाए थोड़ा डेप्थ में कमीशन चला जाए, हो सकता है कि नामों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो क्या बात निकल के आएगी, एक पक्ष दलित पक्ष के तरफ से जो प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हिंदू पक्ष के तरफ से जो प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय, और जो 4 महत्वपूर्ण नाम जो अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे वो कौन थे, PN राजभोज, C राजगोपालाचारी, MR जयकर और घनश्याम दास बिरला। और यह पूना समझौता कहाँ पर हुआ था दोस्तों, यरवदा जेल में हुआ था। गांधी जी ने खुद जो है प्रत्यक्ष रूप से पूना समझौता पे हस्ताक्षर नहीं किया था, महात्मा गांधी के जो प्रतिनिधि थे, जो हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि थे, उन्होंने पूना समझौता पे हस्ताक्षर किया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब एक बार तुलना कर लेते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड था और जो पूना समझौता था, जैसा कि हमने बात किया कि कम्युनल अवार्ड पहले जो है घोषित किया गया था उसके बाद पूना समझौता हुआ था, तो दोनों में दोनों दलित के हित की ही बात कर रहे थे, लेकिन तरीका अलग अलग था। क्या था, तरीका दोनों का अलग अलग था, कम्युनल अवार्ड का भी और पूना समझौता का भी तरीका अलग था। कम्युनल अवार्ड में जो प्रावधान किए गए थे दलित के हित में, उसको परिवर्तित किया गया पूना समझौता के द्वारा। बात पूना समझौता में भी दलित समुदाय के उत्थान की ही हो रही थी, उनके प्रतिनिधित्व की ही हो रही थी, और कम्युनल अवार्ड में भी दलितों के उत्थान की ही बात, उनके प्रतिनिधित्व की ही बात हो रही थी। लेकिन जो सूक्ष्म अंतर पे हमने अभी बात किया है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को हटा करके संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, लेकिन एक पैनल सिस्टम लागू कर दिया गया था कि 4 सदस्यों को जो है चुना जाएगा दलित समुदाय के सदस्यों के द्वारा, और इन 4 को जो है फिर क्या किया जाएगा, अगले स्टेप में संयुक्त निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हम आरक्षण के स्वरूप, हम तुलना एक बार समझ लेते हैं। तो आरक्षण के स्वरूप की अगर बात करें तो कम्युनल अवार्ड के तहत क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, लेकिन पूना समझौता में क्या किया गया कि निर्वाचन तो संयुक्त होगा, लेकिन हम सीटों को आरक्षित कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अभी हमने विधान परिषद के प्रांतीय विधानमंडल की बात की, केंद्रीय विधानमंडल की बात की, सब चीज़ आपको हमने चर्चा किया है अभी पीछे, तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप तुलना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो कि कहीं मेंस के क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए तुलना, तो इन्हीं पॉइंट्स को उसके अंदर आपको डालना होता है दोस्तों। अगर हम राजनीतिक दर्जे की बात करें, दलितों के राजनीतिक दर्जे की बात करें, तो कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था, कम्युनल अवार्ड में हिंदू समाज से अलग जो है सांप्रदायिक दर्जा दिया गया था दलित समुदाय को। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। जबकि पूना समझौता में दलित समुदाय को भी हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया। अब यहीं पे स्पष्ट हो गया ना, अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति, बांटो और राज करो की जो नीति थी, उसकी चरम परिणति ही जो है कम्युनल अवार्ड थी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया पूना समझौता में, जबकि कम्युनल अवार्ड में जो है हिंदू समाज से अलग सांप्रदायिक दर्जा दिया गया था। सीटों के वितरण की हमने बात की, तो आबादी के अनुपात में कम सीटें जो है कम्युनल अवार्ड के द्वारा दिया गया था। कितना सीट दिया गया था, 71 सीट दिया गया था। लेकिन पूना समझौता के द्वारा आबादी के अनुपात में जो है दोस्तों 2 गुना सीट दिया गया, 147-48 सीट दिया गया दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। जो दोहरा वोट था, दोहरा मतदान की व्यवस्था थी, यह कम्युनल अवार्ड का पार्ट था, उसमें इस बात के प्रावधान थे। लेकिन पूना समझौता में जो है दोहरे वोट के प्रावधान को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसके वैधानिक प्रभाव की, तो सांप्रदायिक विभाजन का जो है आधार तैयार कर रहा था यह कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है यह सांप्रदायिक विभाजन का जो है आधार तैयार कर रहा था। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, सकारात्मकता के साथ अगर सोचें, तो क्या हुआ कि अनुच्छेद 334 का जो है आधार
पूना समझौता में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है ना। इसमें क्या व्यवस्था, अनुच्छेद 334 जो है दोस्तों, यह संविधान के, ये अनुच्छेद 334 जो है यह संविधान के भाग 16 में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों कि एक निश्चित अवधि के बाद जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, जब समाज के लोग बराबरी के स्तर पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 334 का जो है यहीं से उसका आधार जो है तैयार हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 334 जो है संविधान के भाग 16 में इसका जिक्र है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसमें 10 वर्ष की समय सीमा पहले तय की गई थी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। और कमीशंस का सबसे फेवरेट, अगर हम इस कम्युनल अवार्ड और पूना समझौते की अगर बात करें तो इस टॉपिक से संबंधित जो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले सवाल हैं वो यह है गांधी जी का हरिजन अभियान। ठीक है ना। गांधी जी का हरिजन अभियान, जब पूना समझौता हो गया तो महात्मा गांधी जो देश के अंदर हरिजनों की स्थिति थी और जिस तरह का माहौल जो है कम्युनल अवार्ड के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया था, उसको ठीक करने के लिए, सौहार्द समाज के अंदर जो है बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने हरिजन अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है ना। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, कब? सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में जो है क्या किया था महात्मा गांधी ने? अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो है की गई थी, जिसका नाम जो है बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ। ये हरिजन सेवक संघ जो है दोस्तों, ये अस्पृश्यता निवारण संघ का ही कालांतर का नाम है। पहले हरिजन सेवक संघ को जो है अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में जो है जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। परीक्षा में अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। और इस हरिजन सेवक संघ के, जिसे हम पहले अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में जानते थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और सचिव कौन थे? सचिव थे ठक्कर बापा, जिनका नाम था अमृतलाल ठक्कर। ये अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं, ये हरिजन सेवक संघ के क्या थे? सचिव थे। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन? घनश्याम दास बिरला। सचिव कौन? अमृतलाल ठक्कर। हरिजन सेवक संघ का पूर्व का नाम क्या? अस्पृश्यता निवारण संघ। स्थापना कब हुई? सितंबर 1932 में हुई थी दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। यह महात्मा गांधी के हरिजन अभियान का ही हिस्सा था। हरिजन मतलब क्या? हरि मतलब भगवान विष्णु और जन मतलब आदमी। समझ रहे हैं? तो चूंकि समाज में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था, जो वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उसे खत्म करके जो है आपसी एकता को बढ़ावा देना उद्देश्य था। दलितों के उत्थान के लिए कार्य करना जो है उद्देश्य था महात्मा गांधी का। इसलिए महात्मा गांधी ने इस संघ की जो है स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल ठक्कर बापा थे। इसके साथ ही विभिन्न कमीशंस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, वह गांधी जी के हरिजन अभियान से संबंधित जो पत्रिकाएं थी उसके बारे में पूछा जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हरिजन पत्रिका जो है यह किस प्रकार का है। तो हरिजन पत्रिका, इस समय में महात्मा गांधी ने जो है इस पत्रिका को शुरू किया था, उसका नाम था हरिजन। क्या था? हरिजन नामक पत्रिका शुरू किया और यह अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित होता था और यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था दोस्तों। किस नेचर का था ये? साप्ताहिक पत्रिका था और
सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। तो हरिजन नामक पत्रिका किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब? 1933 से प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके साथ ही जो इसी का एक दूसरा भाग था हरिजन बंधु, वो गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। किस भाषा में होता था? गुजराती भाषा में जो है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हरिजन बंधु का प्रकाशन, यह भी साप्ताहिक पत्रिका ही था, तो इसका प्रकाशन गुजराती भाषा में होता था। इसके साथ ही एक और पत्रिका हरिजन सेवक, हरिजन सेवक जो था, यह हरिजन सेवक हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। हरिजन सेवक हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था और यह भी साप्ताहिक प्रकृति का था। ठीक है, इन सब के बाद जो है महात्मा गांधी मई 1933 में जो है आत्मशुद्धि के लिए निकल पड़े। ठीक है ना, उन्होंने हिंदुओं के हृदय परिवर्तन और अछूतों के प्रति कर्तव्य बोध के लिए 21 दिन तक उपवास किया था दोस्तों। कितने दिन तक? 21 दिन तक जो है महात्मा गांधी ने उपवास रखा था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें। अभी जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि महिला आरक्षण का अपवाद जो है कम्युनल अवार्ड में कौन सा प्रांत था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। ठीक है, दलितों का मतदान जो है यह कम्युनल अवार्ड में क्या व्यवस्था थी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र था और दोहरा वोट का भी व्यवस्था था। ठीक है, मतलब वो सामान्य क्षेत्र में भी जो है मतदान कर सकते थे। संवैधानिक स्वीकृति की अगर बात करें तो इसे भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे शामिल किया गया था। और इस कम्युनल अवार्ड को जो है अनटचेबिलिटी को ही मुख्य आधार बना करके परिभाषित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या जाना? जब हम अगर मेंस का उत्तर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको निष्कर्ष में इन्हीं पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ना होगा कि यह कम्युनल अवार्ड क्या है। यह अंग्रेजों के ही बांटो और राज करो की नीति का जो है चरम प्रस्थान बिंदु था दोस्तों, जिसे उन्होंने 1909 ईस्वी के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, मुसलमानों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से शुरुआत किया था। उसी की परिणति को जो है हम कम्युनल अवार्ड के रूप में कालांतर में देख सकते हैं, जिसका विस्तार जो है दलितों तक कर दिया गया था, दलित समुदाय के लोगों तक भी कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अगर हम पूना समझौता की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी जो है पूना समझौता सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के बीच का एक ऐतिहासिक संतुलन था दोस्तों। ठीक है ना, और इस पूना समझौते ने जो है दलित राजनीति के लिए मुख्य धारा के भीतर सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया था, जो वर्तमान में आधुनिक भारत में आरक्षण प्रणाली की जो है नींव बन के जो है नींव वहीं रखी गई थी। पूना समझौता में ही वो नींव साबित हुई दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित सभी बातों पे हमने बहुत ही अंदर तक जा कर के चर्चा किया है, बहुत डेप्थ में हमने चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। और मेरा पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है कि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो वो निश्चित रूप से आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पूरे सेशन को आप अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। और मैं इस बात का आश्वासन आपको दे सकता हूँ कि अगर कम्युनल अवार्ड और पुनः समझौता से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो आज के इस सेशन में है, और है इसलिए आप अगर ध्यान से इसको करके जाएंगे तो परीक्षा हॉल में आने वाले इस टॉपिक से जितने भी सवाल होंगे उसको आप गर्दा करके आएंगे दोस्तों, ये मेरा भरोसा है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपके कमेंट का हमें स्वागत है, आपके सलाह एवं सुझाव का हमें स्वागत है। अपने कमेंट के माध्यम से जो है हम आपके कमेंटों के माध्यम से आपके विचारों को जानेंगे, आपकी अपेक्षाओं को जानेंगे। ठीक है, और उसके अनुरूप फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है हमें कमेंट के माध्यम से आप प्रदान कर सकते हैं, बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि इस पूरे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं और इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।